बन सकता है। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड की हम बात कर रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल वर्ड्स का नहीं आप खत्म कर सकते, लेकिन ये देखिएगा कौन सवाल यही होता है कि मैं कैसे समझूंगा कि सोल ऑफ लॉ क्या कहता है ना, उसका जो अंदर का मीनिंग है वो क्या कहता है, उसके लिए कुछ सोल के लिए कोई वर्ड ही नहीं होता, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, उसको रियलाइज करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। सोल दिखते हैं हम लोग एक दूसरे को, फिजिकल बॉडी दिखता है, एक फिजिकल बॉडी वर्ड है, लेकिन सोल ऑफ लॉ जो है, जो वर्ड जो है, वर्ड्स ऑफ लॉ एक सोल ऑफ लॉ है। ये सब चीज जो है ये मेंटेन्ड रहना चाहिए। अब ये कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा? जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल बोलते हैं लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और वह टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा बेसिक स्ट्रक्चर, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा, उसका कंप्लीट सेटअप अभी तक नहीं बना। तो फ्लेक्सिबल में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते, उसको रिजिड कहते हैं। इस पर अभी नहीं आना है हमें, मैं प्रिएम्बल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड समझ में आ गया आप लोगों को? आई वांट टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मैं एक स्कूल स्थापना करना चाहता हूँ। आई कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस स्कूल, मैं ही वजह हूँ इस स्कूल की स्थापना। आई कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस स्कूल, समझे? लैंग्वेज को समझो, नहीं समझ में आ रही है? तो ये चीज हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझा दिया, प्रिएम्बल को समझाया मैं। प्रिएम्बल क्या चीज होती है तो तुम बताओ, तुम सेकंड क्लास से। प्रिएम्बल को मैं अभी भी बताया हूँ, उसको रिपीट करो। डरने का नहीं है, शर्माने का नहीं है, मजाक उड़ेगा तो पढ़ने का, बस सीख कर चले जाओगे, यू आर सक्सेसफुल। अगर कुछ सीख कर यहाँ से नहीं जाते हो, अगर कुछ सीख कर यहाँ से नहीं जाते हो, मेरी एक सोच थी कि एक मिनट मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ईच एंड एवरी मोमेंट प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर ये मैं लास्ट मिनट में भी जो चला गया, इसमें अगर मैं कुछ नहीं पाया, कोई नॉलेज गेन नहीं किया, कोई इनकम नहीं किया, तो मैं समझा मैं मेरी लाइफ को एक मिनट की बेकार थी। तो आप लोग अगर 1 घंटा यहाँ हो, आने से पहले 1 घंटा जो नहीं थे, और जाने के बाद अगर कुछ होकर जाओगे तभी सक्सेसफुल हो। आया, बैठा, बातचीत किया, किताब पढ़ा, ये नहीं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो प्रिएम्बल को बता दिया कि निचोड़ है। अब प्रिएम्बल के आते हैं वर्डिंग्स पे, कंटेक्स्ट, ठीक है। प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, जिसके पास नहीं लिखा हुआ है वो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ आप लोग। वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular republic
इसका पहले का लिखा हुआ है, खोल के सामने रखो। Having solemnly, SOLEMN, solemnly, LY, जो याद किए हो पहले क्लास में उसको तो अगर देखे नहीं ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या तुम देख कर लिख रही हो, अगर देखे नहीं, अच्छा लिख देख रही हो नहीं, हम सोच रहे हैं कि सर वो सोवेरियन का स्पेलिंग और स्पेलिंग चेक कर रही हो। सर गलत है, वो गलत है। सोवेरियन, हाँ सोवेरियन, सोवेरियन, गुड। देखिए सब यहाँ समझो आप बात, वी हम लोग मतलब पूरे इंडिया के सिटीजन, द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग सोलेमनली मतलब बड़े दिल से, सोलेमनली मतलब अभी दिल से समझो, इसका बहुत स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट है सोलेमनली का, लेकिन अभी समझो कि एकदम दिल से रिजॉल्व का मतलब फैसला किया, फैसला कर दिया, ठीक है ना, डिसाइडेड, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिसाइडेड to constitute, here I constitute what India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है। इसमें जो है having sovereign मतलब दिल से ये फैसला कर लिए हैं कि इनको इंडिया को कैसा बनाना है, ये 5 कैटेगरी कैसा बनाना है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होता है, सॉवरेन एक वर्ड है, सॉवरेनिटी इसका नाउन है, ये एडजेक्टिव है। सॉवरेन का मतलब होता है कि कंप्लीट ऑपरेटिव, एक्सटर्नल, इसमें एक वर्ड यूज करता है, ये वर्ड यूज करता होगा, कंप्लीट अथॉरिटी तो है, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा वेल डिफाइन होगा इसको कि नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये वर्ड के साथ अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये अच्छा होगा कि सॉवरेन नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या अभी इंडिया में हमारे देश का नीति बनाने में, सिस्टम चलाने में, देश चलाने में क्या किसी एक्सटर्नल कंट्री का इन्फ्लुएंस है? नहीं है, देखोगे अच्छी बातें सब जगह लिखी होगी, मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते। आप किसी भी धर्म में भी जाओ, हिंदुइज्म में जाओ, इस्लाम में भी जाओ, उनकी सारी किताबें सब अच्छी हैं, लेकिन उसके मानने वाले ऐसे नहीं होते, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं अपने वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए। गीता, कुरान, बाइबल, इनमें सब अच्छी बात है, रिलीजियस होना बुरी चीज़ नहीं, कम्युनल होना बुरी चीज़, जैसे मेरा ही धर्म अच्छा है, सामने वाले का धर्म अच्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पृथ्वी पे सिर्फ एक ही धर्म है। अगर ऐसा होता तो भगवान सिर्फ एक ही रखते, उनको तो आपका टेस्ट लेना है, समझ ये बात। तो कम्युनल होना बुरी बात है, रिलीजियस होना बुरी बात है। आप स्वामी विवेकानंद बनिए, बहुत बड़े बड़े गुरु गुजरे, तो यही चीज़ है। तो डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में अभी लास्ट ऑस्ट्रेलिया तक इसका जो हेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, क्वीन ऑफ नॉमिनल हेड, जैसे हमारे यहाँ नॉमिनल हेड कौन है, ये फंक्शन नहीं, स्टाम्पिंग पैड बोलते हैं उनको, कौन है हमारे यहाँ नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, कोई रियल पावर नहीं आता, प्यून वाला काम है, ये दिए प्राइम मिनिस्टर सही कीजिए, ये दिए प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट, ये यही काम है प्रेसिडेंट। तो वही चीज है सॉवरेन का। अब आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है ना, एक विचारधारा है। सॉवरेन वर्ड क्लियर हुआ सभी को? जो नए लोग हैं नहीं समझना है, लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बंगाली हो,
बंगाली कौन है? हाथ उठा जिसका मदर टंग बंगाली है। तो मैं उसी हिसाब से फर्स्ट क्लास पढ़ाया था, सभी लैंग्वेज यूज करता था। मैं मुझे मना कर दी तो एक ही लैंग्वेज पढ़ाई है, समझ नहीं आया। तो सोवेरेन को क्या है? एकदम ही नहीं समझ में বুঝতে পারছো না আনবায়াসড বুঝতে পারছো কোন রকম করে এক্সটার্নাল ফোর্স থেকে ইনফ্লুয়েন্স হবে না, এটাই হচ্ছে মানে কোনো এক্সটার্নাল আইডেন্টিটি বা কান্ট্রি আছে বা অন্য কোনো এক্সটার্নাল লিডার আছে, সে কোনো আমাদের ডিসিশন মেকিং এ কোনো ওদের ইনফ্লুয়েন্স হবে না, ওরা ইনফ্লুয়েন্স করে আমাদের ডিসিশন মেকিং কে চেঞ্জ করে দেবে। ঠিক আছে, এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স হলে আগে ইরান থেকে আমরা পেট্রোল নিচ্ছিলাম, এখন আমেরিকা থেকে নিচ্ছি। এই ডিসিশন কে চেঞ্জ করছে? এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স আছে। যেরকম আগে ব্রিটিশার্সের ইয়েতে আমরা চলতাম, আগে ইরান থেকে সস্তা সেগুলো নিয়ে নিচ্ছিলাম আমরা, এখন আমরা আমেরিকা থেকে, আমেরিকাও সেই চাইছিল যে আমার থেকে তেল না, सब दुकानदार के चाह आमद थे ना महंगा ना। तो वही है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म से सोशलिज्म बना है, ठीक है, ये एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है ये सोशलिस्ट। तो आइडियोलॉजी क्या है ये? इसका मैन इनका एक जो है पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट पे ये बात करते हैं सोशलिज्म। ये प्रोपाउंड करने वाले का नाम था इनका कार्ल मार्क्स, ठीक है, हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट थे, ये सब थे। तो कार्ल मार्क्स जो है ये थ्योरी लिए थे, उनका थ्योरी था कि मैन इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था का आर्थिक असमानता नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उस एरिया को कुछ भी नाम दो, देश, कंट्री, उसके अंदर इंडिविजुअल रहते हैं, उस इंडिविजुअल को भगवान ने कुछ एनर्जी दी, बीमार आदमी काम कर सकता है, श्रम दे सकता है, नहीं दे सकता है, उस इंडिविजुअल को कुछ एनर्जी मिली, वो नेचुरल है, वो अपना एनर्जी देके, लेबर देके कुछ रिटर्न लेता है। आज के टाइम में पैसा लेते हैं, आगे के टाइम में काम किए, एक बस्ता चीनी ले जाओ, एक बस्ता चावल ले जाओ, 2 किलो ये ले जाओ, जब करेंसी नहीं थी तब, जब करेंसी नहीं थी तब। लेकिन आज हम अपना लेबर, मैं बीमार हूँगा तो मैं अपना लेबर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो ये जो मेरा हेल्थ है, हेल्थ दिए ऊपर वाले, तो ये जो हेल्थ दिए, हम लेबर दिए, उसके रिटर्न में मुझे पैसा आया, ये इंडिविजुअल इनकम है। ये सारे इंडिविजुअल का इनकम को कलेक्टिवली आप नेशन का इनकम कह सकते हो। तो ये नेशन का इनकम जो है, इसी को कहेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक बुक का भी नाम है, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ वो कैपिटलिस्ट भी था, ठीक है। कैपिटलिज्म तो इधर में बता रहा हूँ मैं, इस कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन उसको भी बतानी जरूरी है। तो सोशलिज्म नेशन का जो वेल्थ है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है ना, नहीं हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है, इसको यूटोपियन थॉट कहा जाता है। तो ये तो बात हम लोग उतना जान, हम लोग से बहुत ज़्यादा वो कार्ल मार्क्स जानते थे, ठीक है, हिस्टोरियन थे बहुत। तो ये बात जो हम लोग जान रहे थे बहुत इम्प्रैक्टिकल सोच है कि हर लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या ये बात कार्ल मार्क्स नहीं जानते थे? जानते थे। तो इसी बेसिस पे मैं कहता हूँ कि एक देखोगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रोवर्ब है, आप लोग को बताया था, उसको मैं यूज़ करता हूँ समझाने के लिए। आस्क मच टू गेट ए लिटिल, ठीक है। कि आप मुझसे 10 रुपये मांगोगे, 2 रुपया दिया मुझे, मेरा फ्रेंड मांगा, फिर मेरा फ्रेंड 100 रुपया मांगा, नहीं है 20-30 रुपया दे दिया उसको। 1000 रुपया मांगोगे तो 300-400 रुपया दे देंगे, पूरा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है। तो इनका जो है ऑफिशियली ये लोग कहते हैं सोशलिज्म के इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये यूटोपियन है, ये कार्ल मार्क्स भी ये बात जानते थे। मैंने ख्याली पुलाव पकाना है, आसमान में किले बनाना है, बिल्डिंग कासल इन द स्काई। तो ये बात वो भी जानते थे, लेकिन यही प्रोवर्ब यूज करो कि अगर हम मान ही लेंगे इनइक्वालिटी रहेगी तो क्या होगा,
और अत्याचार होगा। और क्योंकि ये तो ऑफिशियली माना जा चुका है कि इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी रहेगी। ये तो हमारा संविधान भी मान रहा, तो हम तो मानेंगे। उसको मार के छीन लेंगे हम ज़्यादा हो गया, उसको ये कर दिया जाए। इसको कहा गया है कि इसको मानोगे ना तो गिरोगे भी तो इतना नहीं गिरोगे जितना गिरना चाहिए। बना हुआ है कि आप बोलोगे कि रसिया में वैसा नहीं है, चाइना में वैसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन एक प्रेम बना तो है, कंकाल तो है। बंगाली में एक कोई मुझे कहते थे, मेरा बॉडी खराब हो रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, तो मेरी सास ही बोली मुझे, हाँ, बोली ना, मेरी वाइफ बोली बॉडी बहुत तबीयत खराब हुई थी बीच में मेरी, तो पतला हो गया, दुबला हो गया, तो सास बोल दिया है हाड़ खाक में मांस बांधी है। समझ आ रही है बात? हाड़ खाक ले मांस बांधी है। तो देखोगे ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, हिंदुइज्म की, गीता की, रामायण की, कुरान की, बाइबल की, ये स्ट्रक्चर है। ये अभी तक स्केलेटन है, भले वो अप्लाइड नहीं है फील्ड में, ठीक है, भले वो अप्लाइड नहीं है फील्ड में, लेकिन स्केलेटन है। रसिया में भी वही थ्योरी होकर आई थी, सोशलिज्म वही थ्योरी होकर आई थी। आपको चाइना में कम्युनिज्म भी है, लेकिन इनका मैन बैकग्राउंड से फोकस था इस विचारधारे का कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। ये वो लिखा नहीं है, बोल रहा इक्वालिटी करना है, इनका करना है इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है, ये बोल रहे कि इक्वालिटी को मैक्सिमाइज करना है। बात को समझो, इनका जो मोटिव है अचीवमेंट का, समझ रहे हो बात? तो इसीलिए कि इनइक्वालिटी को कम से कम करना है। ये भी जानते थे कार्ल मार्क्स कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, सब बराबर हो सकता है। एक स्टूडेंट मुझे कहते सर कहाँ है चाइना में, देखिए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बिल्डिंग में भी रहते हैं, लेकिन आप वहाँ देखोगे कि वो पब्लिक में इनइक्वालिटी नहीं है। इसको कहते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिखना होगा, प्रिविलेज कहते हैं इसको। प्रिविलेज क्या होता है? जैसे भी नेपाल का झंडा चलता है, ठीक है, उसमें चल रहा वीआईपी कल्चर खत्म करना है, ठीक है। प्रिविलेज के बहुत से लोग अथॉरिटी में जो है उसको मिसयूज करते हैं, लेकिन ये देना जरूरी है। देखो कि बहुत से लोग हैं खुद नेता या ऑफिसर है, पूरे फैमिली के लिए पूरा रास्ता बंद, बच्चा स्कूल जा रहा रास्ता बंद, लड़की स्कूल कॉलेज जा रही है रास्ता बंद, नेता का बेटी है, सिनेमा में भी देखा जाए, ठीक है। तो ये बंद, तो ये है मिसयूज ऑफ डायपी कल्चर, ये होना चाहिए। आप मान लो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आ जाते हैं, न्यूक्लियर पावर बने हम लोग, ठीक है, तुम डीएसपी कल बनोगे कल जाके या आईपीएस कल बनोगे, आपको पहले ही वाला पैटर्न पे कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया, ठीक है, पहले ही वाला पैटर्न का लाइफ स्टाइल आपको दिया गया, अपने घर में उठे ब्रश किए, नाश्ता किए, चले गए, वही कपड़ा, कोई लेने वाला नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई पिकअप करने का गाड़ी नहीं, आप उसी तरह बस से जा रहे ऑफिस, फिर ऑफिस से घर आ जाओगे। तो ये प्रिविलेज नहीं दिया गया, तो ये ठीक है, आपको काम करने में तकलीफ नहीं होगी, डीएसपी का या आईपीएस का काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो प्रिविलेज देना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो ये प्रिविलेज है। अभी से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम उनको कोई प्रिविलेज नहीं दी गई, कोई सिक्योरिटी, कोई गार्ड वगैरह नहीं दिया होगा। पाकिस्तान कब का मार दिया होता है, क्यों? उनका इस ब्रेन का नाम था, उनका ये ब्रेन का नाम था एपीजे। अगर उनको आप प्रिविलेज वीआईपी कल्चर नहीं दीजिएगा, उनको सिक्योरिटी नहीं दीजिएगा, तो उनको पाकिस्तान, चाइना सबका मारेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रिविलेज होना चाहिए, फिर लोग आते हैं भाई मिसयूज करते हैं, लेकिन होना चाहिए, कंकाल बाकी रहना चाहिए। आग नहीं है तो क्या, राख तो बाकी है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आएगी? सोशलिज्म ये है। आज देखोगे एक सोशलिस्ट कंट्री है रसिया, व्लादिमीर पुतिन की, फिर उसके बाद जाओगे चाइना में कम्युनिज्म है। सोशलिज्म इनफॉर्म देखोगे तो थ्योरी है, अगर उसको तुम फील्ड पर अप्लाई कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, वही कम्युनिज्म बन जाती है, वही लेनिनिज्म बन जाती है, वही माओइज्म बन जाती है, वही नक्सलिज्म बन जाती है।
अब इतने सारे टर्म्स है, आप लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, माओइज्म है, नक्सलिज्म है, माओवादी है, फिर नक्सलवादी है। ये लोग कौन है, कैसे हैं? ये वही लोग हैं जब सोशलिज्म को, कार्ल मार्क्स के विचारधारा को व्लादिमीर लेनिन ने रसिया में जार की हुकूमत को ख़त्म करके जब इस्टेब्लिश की थी, तो उसको लेनिनिज्म कहा गया। उसी सोशलिज्म को चाइना में प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसको माओइज्म कहा गया। वही माओइज्म, यही हम लोग का सिलीगुड़ी के रास्ते से, नॉर्थ बंगाल के रास्ते से हमारे इंडिया में आया, फिर बंगाल के रास्ते से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जंगल में घुसा, उसी को माओवादी कहते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्म। नक्सलिज्म क्या है? नक्सलबाड़ी हमारे उधर दार्जिलिंग के एरिया में जगह है नक्सलबाड़ी, वहाँ बहुत पहले जब ये चाइना कब स्वतंत्र हुआ, कौन से साल में, किसी को मालूम है? हमारे 2 साल बाद माओ जेडोंग ने, कहा जाता है कि चंगेज खान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई ब्लड शेड किया था तो माओ जेडोंग ने, इसीलिए उसका झंडा लाल है। ठीक है, तो नक्सलिज्म जो है वो नक्सलबाड़ी से फैलते हुए वो भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जाता है, तो इसीलिए वो सब सोशलिज्म का ही डॉटर ब्रांच है, प्रैक्टिकल ब्रांच है ये नक्सलिज्म। इनका एक ही मोटिव है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तो सोशल इक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना यूटोपियन थॉट है। ये समझ में आ गई? सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी, ये समझ। हमारे यहाँ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सोशलिस्ट तो दिखा रहा हूँ यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स्ड विचार, ठीक है। अगर सिर्फ सोशलिस्ट रहता, अगर सोशलिस्ट रहता तो अभी कोई अंबानी, बम्बानी, अडवाणी कुछ नहीं होते, ठीक है, कुछ नहीं होते। हाँ, इनइक्वालिटी कम रहती, जैसे चाइना में कुछ इंडस्ट्रीज रहती, वो अभी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज रहती, समझ में आ रही है बात? तो हमारे यहाँ मिक्स्ड है, मेंशन है यहाँ सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पॉलिटी में, क्या लिखता है? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ये वर्ड अगर लिखना है तो लिख लो, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। Socialistic pattern of society. कहाँ लिखे? ये गलती नहीं करो, आने वाली कॉपी होने वाली गलती मत करो, क्योंकि जब एग्जाम देने जाना होता है तो उसके 2 दिन पहले 2 घंटा में वो पूरा कॉपी देख सकते हो, वरना 4 कॉपी 4 जगह है, इसको खोजने में 4 दिन लग जाएगा। तो एक जगह रखो, अपने से कुछ खाना नहीं खाओ, लेकिन उस कॉपी को एक जगह रखो, कॉपी पढ़ के निकल जाते हैं उसको सी हो, लेकिन उसको एक जगह रखो, नहीं खरीदने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हुई सोशलिज्म। इसी के अगेंस्ट में है कैपिटलिज्म, अपोजिट है इसके कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या है? क्या वो पूंजीवादी, कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजीवादी। ये भी एक विचारधारा है। तुमको इस विचारधारा में क्या लेसे फेयर फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मतलब इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। ये इकोनॉमिक में पढ़ोगे बहुत सारा चीज। वो क्या कहता है कि प्राइस डिसाइड करेगा मार्केट। ये मार्केट कैसे डिसाइड करेगा? इनविजिबल हैंड है। क्या है इनविजिबल हैंड? है डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज की डिमांड समझ में आ रही है बात? बहुत डीप जा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली जा रहा हूँ। अगर बोलोगे तो डाटा ड्रिवन पढ़ाना शुरू करूँगा। ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर बोलोगे तो डाटा ड्रिवन शुरू करूँगा। तो कैपिटलिज्म जो है वो इनविजिबल हैंड, क्या है? डिमांड एंड सप्लाई है। ये कहते हैं ये लोग कि जिसके अंदर स्किल है, क्वालिटी है, वो कमाएगा। जो गूंगा पैदा हुआ, बहरा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, उनके साथ क्या होगा? है ना?
तो ये कहते हैं कि जिसके अंदर दिमाग है, क्वालिटी है, वो कमा सकता है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आप प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक रखिए। अब 200 का 20 रुपए का चीज़ 2000 में बेच सकते हैं, ठीक है। ये है कैपिटलिज्म मार्केट। वो उन लोगों के हिसाब से है कि आप उन्नति करोगे इसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना, ये भी गैप रहता है। बताया था मैं इन लोगों को, किसी के पास 90 रुपया नहीं रहेगा, किसी के पास 900 रुपया। ये होता है बेसिक नीड्स, उसी के सोशलिज्म पर टिका हुआ था। बेसिक नीड्स को पूरा करने की ये बात करता है। अब कैपिटलिज्म में क्या है ना, बेसिक नीड्स के नीचे बहुत से लोग हैं, बेसिक नीड्स के ऊपर बहुत से लोग हैं। इतना ऊपर है तो उनको कोई जो फिर भी कमा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। इसका अपोजिट है सॉवरेनिटी का अपोजिट जो है ना, डोमिनियन स्टेटस। हम लास्ट बताए थे डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। इसका ठीक उल्टा है हमारा डोमिनियन। हमारा जो है हिंदुस्तान में डोमिनियन रहा, ठीक है। सॉवरेन कब से हुआ ये सॉवरेन कब से हुआ? ये सॉवरेन 1975 ना। हमारा एक 3-4 क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बताना कि बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, जो बच्चों को इंडिपेंडेंस डे किस डेट को मनाते हैं? 1947। और तुमको रिपब्लिक डे और तुमको कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये डिफरेंस की 26 नवंबर और 26 जनवरी कितने 2 साल का डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है बोलो? जवाहरलाल नेहरू। हाँ बोलो, ये कभी तुम रिपीट करो। याद नहीं आ रहा। जवाहरलाल नेहरू से लागू होने में कुछ तो टाइम लगेगा सर। एक बार में तो जिस दिन हुआ उसी दिन बना, उस दिन हो गया। अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट ऐसा कुछ क्या मतलब? हाँ वो तो अभी प्रेमबल पूरा जाते जाते हम लोग समझ जाएंगे। अभी तो ये एक हिस्सा होगा, थोड़ा सा होगा। तो डेट हमेशा याद रखना है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, पॉलिटिकल अथॉरिटी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अभी भी डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी चीजें तो पुराने लोगों के पास ही रहेगा। मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, फिनांस और जुडिशरी, कुछ है चीज खजाना वगैरह रहेगा, उसको डोमिनियन। आप बाकी अपना गवर्नमेंट बनाइए, अपना एमएलए बनाइए, अपना एमपी बनाइए, काउंसिलर बनाइए, सब आप अपना बनाइए। लेकिन हम नॉमिनल हेड रहेंगे। ये 3 चीज़ों पर मेरा सिग्नेचर ही चलेगा। जो मेन चीज़ है खजाना पर, मिलिट्री जो हाँ, फिर उसके बाद जितने आर्सेनल्स है, हथियार है, जितने वेपन्स है, उस पर उनका ही करना, उसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, के पास सिर्फ एजुकेशनल और हेल्थ का क्या था? हम लोग के पास मतलब इंडियन काउंसिल के पास सिर्फ एजुकेशनल और हेल्थ का था सर। ये दोनों चीज़ हम लोग के पास था और ब्रिटिश के पास था सब कुछ। क्या था उससे मैटर नहीं, हम इसका डिफाइन कर रहे इस बात को कि सॉवरेन का मतलब कोई किसी के पास नहीं, सब मेरा है, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस के मतलब क्या हुआ तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, रिपब्लिक डे तक, हमारा इंडिया जो था सॉवरेन नहीं था, डोमिनियन स्टेटस में था। जब पहला इलेक्शन हुआ 1951-52 में, जब प्राइम मिनिस्टर पहला बना अपना इंडिया, तब ये सॉवरेन हुआ। तब यहाँ से जो माउंट बेटन या कुछ जो भी हो, ये लोग अंग्रेज लोग टोटली चले गए, अपना सब चीज़ खत्म कर दिया। समझ में आई ये बात? डोमिनियन स्टेटस कब से कब तक था इंडिया डोमिनियन स्टेटस में? 15 अगस्त। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब होता है कि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसी दिन 26 नवंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950, 2 महीना का डिफरेंस है। 2 मंथ का डिफरेंस है ना, 2 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस, 2 महीना का डिफरेंस है। तो ये जो है, ये तो डिफरेंस का एक स्टोरी है, बैकग्राउंड है, बताता हूँ मैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे तो उसी दिन मनाना चाहिए ना। अभी रिपब्लिक डे अलग से, कॉन्स्टिट्यूशन डे अलग से। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, अगर उसी दिन लागू हो जाते हैं, जिस दिन कंप्लीट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन रिपब्लिक डे भी हो जाता है, उसी दिन भी डोमिनियन स्टेटस भी हट जाता है, उसी दिन सॉवरेन भी हो जाता है। समझ आ रही है बात? लेकिन क्या एक
हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन करना था। सर उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस था। 1930 में उसी दिन 26 जनवरी को 1930 में रावी नदी के किनारे आई थी, वो जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी को अब से हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और उस टाइम से कांग्रेस मना रही थी 1930 से, इसीलिए इस डेट को सिलेक्ट किया गया, एक हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन है। ठीक है, समझ आइए तुमको? नहीं समझ में आए टोको बोलो, क्वेश्चन करो, काउंटर क्वेश्चन करो, क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाओ। ठीक है, समझ में आई? तो अब ये डिफरेंस दिया वो, और एक रीजन था, दो रीजन था कि एक हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन बनाना था, दूसरा रीजन था किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंप्लीट तो कर लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना कंप्लीट तो कर लिए। सर ये जो जवाहरलाल नेहरू है, सर डेमोक्रेटिक लेफ्ट है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था। हाँ जवाहरलाल नेहरू क्या सो मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंसी में ज़्यादातर वोट तो सरदार पटेल को मिले, तो फिर ये तो डिक्टेटर हो गया जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंसी में सो मतलब ज़्यादातर लोग तो सरदार पटेल को वोट देते प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। सर इलेक्टेड का बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड सारा वोट तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई सर पटेल। नहीं मतलब 15 में से 12 कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की तो उन्हीं को वोट देती कि इन्हीं को पीएम बनना चाहिए, और ये हार गया था इलेक्शन में। ये कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, हम आप उस टाइम में जिंदा नहीं थे, ये सब प्रोपेगेंडा उसमें नहीं जाना है, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी। अभी दोनों को दुश्मन हम लोग बना दिए हैं। नेहरू जी के मानने वाले वो दोनों खूब खा पी रहे थे, मस्ती में रहते थे, जीते थे अच्छी जिंदगी, और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारते थे। ये सब में जाना नहीं है, हम लोगों को पढ़ाई करना है, नेता नहीं बनना है, हम लोगों को नौकर-ए-शाही बनना है, शाही नौकर बनना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इलेक्शन में वो जीते। प्राइम मिनिस्टर का हिस्टोरिकल बेसिस ये है कि इसीलिए शायद गांधी जी को मार दिया गया कि गांधी जी एक बात कहते थे कि हमारे अगर इंडिया का विभाजन करना है भारत का, तो हमारे सीने से चढ़ के मुझे मार के खत्म करना होगा, ये बोले थे वो बात। तो इसलिए गांधी जी एक ऑफर भी दिए थे नेहरू जी को, या मतलब जो झगड़ा कर रहा था, जो बहन हो रहा था मोहम्मद अली जिन्ना के, वो कांग्रेस में एक बात बोले थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन देश को बांटोगे। ये बात गांधी जी बोले थे, लेकिन यहाँ दो टीम बनी हुई थी, जो भी हम एक दो दोस्त थे यहाँ, वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी, दो दोस्त थे, और जिन्ना के दो टीम बना, तो वो देश में बना। जो वो कहने थे गांधी जी वही हुई। ठीक है, तो सर इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको मारा गया था। हाँ 30 जनवरी 1939 को। कितना दिन का? 10,000 साल का फर्क है। मौका मिलेगा तभी ना मारेगा, बिना मौका के कैसे? 3 साल अटेम्प्ट हुआ था हमको मारने के लिए। लेकिन सर उसको पहले मारना चाहिए मैंने मारा था, मैंने क्या मारा था? तभी ना इंडिपेंडेंस होता, वो ऐसा मतलब होता ही नहीं, तब तो होता ही नहीं, मार देते तो होता ही नहीं। उनका बात उल्टा होता। ठीक है, तो थोड़ा हटा ये। तो अब एक रीजन तो ये था हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन करना था। ठीक है, दूसरा रीजन ये था कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है, कि आज कंप्लीट हुआ, कल ही 395 अनुच्छेद जमीन पर हो जाएगा। अभी 395 हम कंप्लीट करके आर्टिकल रेडी हुए हैं, और कल से हम 325 आदमी तुम ले लो, 395 आर्टिकल ले लेंगे सब एक साथ, यहाँ पहुँचा सकते हैं, प्रशासन के लोग पहुँचा देंगे। उसको टाइम लगता है, बहुत से जरूरी जो चीज़ थे, जो डोमिनियन स्टेटस में थे, जैसे पुलिस, मिलिट्री, खजाना, ये सब चीज़ कम से कम आपको लिखा है 394 में, कितना आर्टिकल में लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है कि ये 15 आर्टिकल कुछ उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंटेड होगा।
बाकी सब आहिस्ता 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 26 जनवरी 1950 तक जाएगा। 395 आर्टिकल पूरा जमीन पर लोगों के अंदर सेलिब्रेशन करोगे रिपब्लिक डे। समझ में आई ये बात? सोशलिस्ट सॉवरेन समझाया, सोशलिस्ट समझा दिया। इसका अपोजिट क्या है? डोमिनियन। इसका अपोजिट क्या है? कैपिटलिज्म। ठीक है, अब आते हैं सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर जो है ये एक वर्ड है, कोई इसका मतलब होता है हाँ स्पेसिफिक कोई धर्म नहीं रहना चाहिए। सेक्युलरिज्म भी दो किस्म की होती है। ठीक है, बताया था मैं। एक पैसिव सेक्युलरिज्म और एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म या ठीक है, तो ये दो किस्म के होते हैं। देश चलाने के लिए सरकार जो है गवर्नमेंट, जैसे जब जाओगे चाइना में तो वहाँ पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, मैं एक्टिव सेक्युलरिज्म नेगेटिव बोलूँ कि आपको कोई धर्म करने ही नहीं देगा, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं होगा। ठीक है, और एक होता है पैसिव सेक्युलरिज्म या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो सभी धर्म का सम्मान करेगा, सभी धर्म को सपोर्ट भी करेगा, लेकिन देश का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, तभी वो सेक्युलर होगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारा इंडिया किस कैटेगरी में आता है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, पैसिव में आता है। तो सभी धर्म देखो, इसीलिए नेता लोग चर्च में भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है नेता सब। ठीक है, हेलो, पढ़ा रहे। ठीक है, तो हाँ सर मैं सेक्युलरिज्म है, हमारा इंडिया इस कैटेगरी में आता है सेक्युलरिज्म में। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा है कम्युनलिज्म। इसका ठीक उल्टा है कम्युनलिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा है कम्युनलिज्म। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन उसका भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म रिलीजियस देख सकते हो, ये कोई थ्योरी नहीं है, ध्यान डेवलप किया है। ठीक है, मैं डेवलप किया, तो ये चीज़ है। इसका अपोजिट बताया, इसका अपोजिट बताया, सेक्युलरिज्म का बताया। ठीक है, एक वर्ड है फिर डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब सभी जानते होंगे। हाँ, फिर बताऊँ एक चीज। चाइना एक देश है ऐसा, रसिया भी था जब सोवियत यूनियन फैल रहा था अपने टाइम में। ठीक है, तो रिलीजन जो होता है, रिलीजन कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज एन ओपियम। रिलीजन इज एन ओपियम। रिलीजन स्पेलिंग हम बोलते हैं ओपियम। ओपियम का फंक्शन क्या है? हाँ? वही है जो बोला है। अफीम। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये नशा है, लोगों को मदहोश कर देता है, ओपियम खा के जो जिससे जो भी करवा सकता है। ये कार्ल मार्क्स ने ये बात कही। हो गया। तो एक्टिव का है जो है सेक्युलरिज्म,
तो रिलीजन को जो है ना, रिलीजन अच्छी चीज़ है, लोग इसको खराब करते हैं। तो रिलीजन जो है तो उसको सरकार का क्या काम, देखो सऊदी अरब जाओगे उसका ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है, इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री। अफगानिस्तान में जाओगे तो इस्लामिक कंट्री है। इंडिया हम लोगों का नहीं महसूस, ठीक है। तो अमेरिका भी सेक्युलर कंट्री है, इंग्लैंड भी जितने प्रोग्रेसिव कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस डेवलप्ड कंट्री है, उनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सिर्फ इंडिया ही पीछे रह गया डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग और डेवलप। हाँ, मतलब इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ोगे ना, टाइम लगेगा, अंडर डेवलप तो नहीं है अफ्रीका की तरह। इकोनॉमिक पढ़ोगे ना, कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता, डेवलपिंग ही रहेगा। मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी आती है। ये एक साइकिल है, इकोनॉमिक में जाओगे एक साइकिल चलता है। पावर ऑलवेज करप्ट्स। किसी बड़े महर्षि ने कहा कि पावर जब आएगा इंसान के पास वो गड़बड़ी करेगा। शायद जितना भी अच्छा इंसान है वो गड़बड़ी करेगा। पावर में ऐसा गुरूर आता है, ऐसा घमंड आता है, तो उसको गलती करवाना, उसको वो गलती दिखेगा जब तक उसका डिक्लाइन या डाउनफॉल हो। ये तो पहले से कोई दलाल बने हैं। अच्छा आदमी बनो, यही भगवान के लिए सही बात है, ठीक है, अच्छा आदमी बनो। तो ये चीज हुआ। सेक्युलरिज्म का कोई सपोर्ट नहीं करता, चाइना जो है सपोर्ट नहीं करता किसी धर्म को। धर्म देख के गुस्सा हो जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब देख के गुस्सा हो जाएगा। हाँ, एथेइस्ट होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं। बुद्धा को मानते हैं क्योंकि बुद्धा बुद्धिस्ट रिलीजन एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक एक वर्ड है, बहुत हिस्ट्री में चल जाएगा। Doubtful about the existence. हाँ, Doubtful about the existence of God. गुड, वेरी गुड। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। एग्नोस्टिक और एथेइस्ट में फर्क है, वो डिनाई करता है, डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये जो है क्वेश्चन करता है और डाउटफुल रहता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर। तो वो खुद उनका जो भगवान है, उनका ये बोल के बुद्ध जी, गौतम बुद्ध का बोला हुआ था कि मुझे भगवान मत बनाना। एक अजीब बात देखोगे कि दो लोग, बड़े बड़े लोग पुराने टाइम में बोल के गए थे, ना मेरी कोई तस्वीर बनाना और ना मेरी कोई मूर्ति बनाना। उन्हीं दोनों लोगों का दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति। गौतम बुद्ध बोल के गए थे कि मेरा ना कभी कोई तस्वीर बनाना और ना ही कभी मेरा कोई मूर्ति बनाना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा, हिंदुइज्म से भी ज्यादा बुद्ध धर्म का मूर्ति है। एक तो गौतम बुद्ध हो गया, दूसरा वो एक रूलर था, चंगेज खान। खान का मतलब ये नहीं होता है मुसलमान। जब चंगेज खान था तो उस वक्त इस्लाम था ही नहीं। जब चंगेज खान था, खान क्या है, खान कहते हैं सेनापति को। खान का लिटरल मीनिंग होता है सेनापति। समझ में बात? वही उसी सेनापति से कास्ट बन गया, ठीक है। तो चंगेज खान सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, ठीक है। तो ये हुआ, आपको समझ में आई। सपोर्ट नहीं करे, सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में हमारा देखोगे कि जो नेता सब है, मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया, चर्च में भी जा रहा, क्या कर रही, इस इज्जत दे रहा, सम्मान दे रहा, सपोर्ट कर रहा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। डेमोक्रेटिक, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते? क्या डेमोक्रेट? डेमो का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में आदमी, पावर टू डेमोक्रेसी। ठीक है। क्रेटिक का मतलब होता है हुकूमत, रूल, ठीक है, लोगों की हुकूमत। इसका मतलब लोगों की हुकूमत। इसमें क्या है, बनाने का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें ये मेंशन करता है कि सिटीजन की हुकूमत होगी, नागरिक की हुकूमत होगी। लेकिन इसमें ये बोलता है कि राजा हमको नहीं चाहिए, रानी हमको नहीं चाहिए। सिर्फ यही दो फर्क है, ठीक है सर भाई। दोनों वर्ड में क्या फर्क है? रिपब्लिक तो पहले ही बता दिया था। डेमोक्रेटिक में ये
जो है अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन है, एक बात है, डायलॉग है जो अमेरिका का समझ गांधी जी है, गांधी जी नहीं मतलब ये मेरा कहने का तरीका समझाता हूँ, ठीक है, लाइटर नोट पे लेना इसको, ये आप लोगों के ब्रेन में फिक्स हो जाए इसीलिए समझाता हूँ। तो वहाँ का ही मैन वो फादर ऑफ नेशन है, ठीक है। तो उनका ही कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसी को फिक्स कर दो डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक का तो वन वर्ड में मैं समझाया हूँ, नो क्वीन नो किंग नो क्वीन, ओनली पब्लिक, पब्लिक था री, फिर पब्लिक, री का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, फिर दोबारा, ठीक है। 5 टर्म समझ में आई। इसका उल्टा जो था रिपब्लिक का उल्टा मोनार्की था, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, मोनार्की का, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यहाँ देखो कैसे क्वालिफाई करना है, ये दोनों एक ही है, देखो ये खुद ही बोल रहा, खुद ही क्या बोलते हैं, डूअर है, खुद ही भी एक्शन है, खुद ही ऑब्जेक्ट भी है, समझ में आ रही है बात। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. इस देश का जितना भी नागरिक है उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी देने का काम भी हमारा ही है, यानी हम सिक्योरिटी खुद हम ही को देंगे, समझ में आ रही है बात, हम सिक्योरिटी खुद हम ही को देंगे, यहाँ तक ये बात लिखी हुई है। और आगे लिखो ये लिखो आप यहाँ जस्टिस, आप पहले पढ़े थे, पहले घर में पढ़े थे, ठीक है, ये तो सिटीजन है। यहाँ एक बिंदु बनाओगे, जस्टिस, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, क्या समझे यहाँ, जस्टिस का मतलब न्याय, इंसाफ, कैसा कैसा, सोशल जस्टिस, उसको तोड़ के पढ़ो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। इनइक्वालिटीज इन तीनों में बस नहीं आनी चाहिए। देखोगे पॉलिटिकल जस्टिस है, जेल में बैठ के क्रिमिनल सब भी नया इलेक्शन लड़ता है ना, और जीत जाता है तो इम्यूनिटी और प्रिविलेज के बेसिस में उसका सजा जो है होल्ड हो जाता है, क्या होता है, तो मान लो कार्यकाल उसका खत्म होता है तो फिर जेल में जाएगा, तो वो एक इम्यूनिटी दी गई, इम्यूनिटी वर्ड समझ में आती है, छाड़, इम्यूनिटी प्रिविलेज माने इक्वालिटी से हट के थोड़ा कुछ छाड़ दिया जाता है। मान लो वहाँ से जेल से बैठ के जीत गया इलेक्शन तो उसको निकलना है फिर, तो ये सब पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस में बहुत सा चीज़ है, आज बहुत सारे देखोगे बैकवर्ड क्लासेस जितने हैं, पहले इलेक्शन कैंडिडेट नहीं होते थे, आज होते हैं, उनको जस्टिस मिलती है, उनको भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो भी नेता बनते हैं, बड़े बनते हैं, ये सब चीज़ें सब पॉलिटिकल जस्टिस में आती है, ठीक है। सोशल है, इकोनॉमिक जस्टिस है, तुम बताओ, तुम इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का उदाहरण क्या क्या दिया सकता है, मैं अगर जाना होगा तो जाऊँगा कैसे। सर इक्वल वेल्थ होना चाहिए, नेशन होना चाहिए, और नेशन का मतलब इक्वल वेल्थ होना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी का
दिया था ये देखोगे पहले के लड़कियों को टाइम पहले वो हाँ कम सैलरी में गुड 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 क्या बोलो वही पहले लड़की जैसे कि लड़की है तो उसको कम सैलरी दिया जाएगा, लड़के लोग को ज़्यादा सैलरी दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था लेकिन किसी ने कहा अभी भी होता है सर कभी कभी हाँ हाँ पहले क्या होता था ना एक ही काम के लिए लड़का को अलग सैलरी दिया जाता और लड़कियों को अलग सैलरी कम सैलरी दिया जाता। ये हो रहा इकोनॉमिक इनजस्टिस। क्या हो रहा एक उदाहरण दिया ये बोला था होता था इकोनॉमिक इनजस्टिस एक ही काम के लिए अब नहीं होता। अब लड़कियां बहुत एडवांस्ड हो गई हैं तब कर भी नहीं सकेगी कोई भी एम्प्लॉयर जो है नहीं कर सके। पहले ऐसा होता था लड़कियां पहले काम भी करने चले जाती थी कुछ तो मिल रहा। फिर आर्मी में भी तो सर लड़की लोग को पहले मतलब चांस दिया जाता था, लड़की लोग का तब चांस नहीं था, अब तो चांसेस हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ पूरा लड़की चले यार बहुत साल मर्द प्रजाति कटा है मालूम मर्द प्रजाति बहुत हजारों हजार साल से कट रहा है। आर्मी में सब लड़कियां चली गई यार ये तो नहीं पता। मैं बोला ये उन्नति की बात है अच्छी बात है आर्मी में सब लड़कियां चली जाए। चलो आगे खाना चलो। बनाते रहिए सर। ये मालूम है ना औरतें जब हमेशा युद्ध में मरे हैं औरतें हमेशा सेफ रही हैं तो चलो ठीक है। उनको खाना खिला के तो एकदम ताकतवर भी बनाते हैं। ताकत है जो आएगा। मतलब बकरे को बलि देने के लिए उसको सजाते हैं जलेबी खिलाते हैं माला पहनाते हैं परफ्यूम लगाते हैं ना। चलो ठीक है। तो सोशल जस्टिस जो है सोशल जस्टिस में बहुत ही इनजस्टिस होते थे सोसाइटी में पहले। वही स्कूल में सर डायरेक्टर साहब के साथ में कॉलेज में सेम गढ़े सेम कलसी से उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। इसमें कोई इकोनॉमिक एंगल नहीं है। उनको पानी पी ले देने से किसी का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है या इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है। लेकिन देखोगे तो उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये तो एक सोशल इनजस्टिस है ना। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है सब बराबर है नेचुरल जस्टिस। लेकिन उनका सोशल इनजस्टिस होता था। ये एक उदाहरण दिया मैं सब अनटचेबल्स हरिजन्स थे पहले। हाँ अनटचेबल्स थे पहले। अनटचेबल्स के पहले हरिजन्स हरिजन तो कहते थे गांधी जी। ये भी एक हिस्टोरिकल चीज है। अनटचेबल्स के जरिए में गांधी जी सम्मान देने के लिए हरिजन कहा था। मैंने हरि भगवान हरि का जन्म है और सम्मान दिए थे कि इतने दिनों से असम्मानित किए जाते थे कि लोग गांधी जी उनका टर्म ही नाम ही अलग कर दिए हरिजन। ठीक है। सोशल जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल समझ में लिबर्टी है। ठीक है लिबर्टी कितने किस्म की है लिबर्टी? और एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप। हाँ लास्ट क्वेश्चन। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ। एक पर खत्म होता है बिलीफ एक से शुरू होता है फेथ। बिलीफ एक पर खत्म होता है और फेथ एक से शुरू होता है तो दोनों आसी पास रहेगा वर्ड। फेथ के बाद फेथ से पूजा होता है तो उसके बाद हमेशा वर्षिप हो जाएगा। ठीक है। थॉट जो है दिखता नहीं है। अब दिखने वाला आइटम क्या है? एक्सप्रेशन। समझ में आ रही है बात? याद रखने का पैटर्न बता दो भाई। लिबर्टी ऑफ थॉट लिखो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ लिबर्टी ऑफ थॉट सोचने की आजादी। सुनो
लिबर्टी जो है 5 किस्म की आज़ादी है, ठीक है। सोचने की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, क्या है, कुछ भी सोचो ना, क्या खराब सोच रहे, मैं देख रहा हूँ, जब तक implement नहीं हो रहा अच्छा सोच रहा, हाँ सर, देख रहे हो, सर समझ रहे हैं ना, बहुत दूर से बात है। तो आप कुछ भी सोच सकते हो, इसकी आज़ादी है, तो इसको पकड़ेगा भी कौन, क्यों लिखा है ऐसा वर्ड? क्योंकि जब तक एक्सप्रेस नहीं expression से करेगा expression से पता चल जाता है। हाँ, एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन के भी बहुत से माध्यम हैं, फेस से एक्सप्रेशन कर, जेस्चर कर सकते हो, हाथ पैर से लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, गाना गा के एक्सप्रेस कर सकते हो, पेंटिंग बना के इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो। इस पे कसम खाया जाता है एक्सप्रेस करने वाला, मुझे बोलना नहीं है, आवाज नहीं निकालना, साइलेंट मोड में काम करना है, समझ गया? हाँ, तो ये लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आपको आर्टिकल लिख सकते हैं न्यूज़पेपर में, कुछ भी, ठीक है, मिसयूज होता है, ठीक है, बहुत सी एक्सप्रेशन करते हैं, छोड़ो। फिर तुमको लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ठीक है, बिलीफ में तुमको कोई श्रद्धा का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। बिलीफ ऑफ फेथ में यही है Belief तो वर्ल्डली विश्वास लेवल है। पे चल सकते हो, फेथ में विश्वास है, आफ्टर वर्ल्ड का, आफ्टर वर्ल्ड का फेथ में विश्वास है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये तो सवाल आज तक सवाल ही है, सवाल का जवाब भी सवाल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बिलीफ मतलब यकीन, फेथ मतलब आपको श्रद्धा, ठीक है। अब वो श्रद्धा है तो आप उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्शिप, आपको वर्शिप करने की भी आज़ादी है। क्रिश्चियन अपनी तरह से पूजा कर सकते हैं, हिंदू अपनी तरह से पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, क्रिश्चियन साइंस को कैथेड्रल में जाकर पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम मस्जिदों में कर सकते हैं, ये सब की आज़ादी है, ठीक है। ये एकदम वीडियो बात होगी। अब आते हैं, लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी of status and of opportunity. status and opportunity. इसको हटा देना। इसको बस लिख लिए, ये सब मत करो। समझ में आ रही है, समझ में आती है ना तो क्वेश्चन क्रिएट होता है। सुन, बराबरी, ठीक है? हाँ? समानता, स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस है क्या? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी देखोगे, स्टेटस क्या है? अगर इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह सब ठीक रहेगा तो आपका इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सोशल स्टेटस समझिए, इकोनॉमिक स्टेटस समझिए, उसमें बराबर रहना चाहिए, आपका स्टेटस मेरा स्टेटस बराबर होना चाहिए, कोई का स्टेटस अलग अलग, तो मतलब पैसे कौड़ी में भी या रहन सहन में भी, अपने किसी को ऊंची नीच भेदभाव में नहीं रखना है, सबको समानता देना है, सभी के स्टेटस को सम्मान करना है, समझ रहे बात? सम्मान करने के साथ साथ उसको इक्वालिटी की तरफ लाना है। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का एक उदाहरण देता हूँ, रिटन पास किए दोनों, तुम लोग एसी का एग्जाम पास किए दोनों, ये है एमएलए का लड़का, ठीक है। एसी किसका है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, आप भी पास किए। इंटरव्यूअर जो किसको प्रेफरेंस देगा? जाके फायदा भी मिलेगा, है ना? यही खुल के आदमी बात नहीं कर सकते, तो इक्वालिटी ऑफ क्या हुआ? इक्वालिटी ऑफ कंडक्ट ना, एडिटिंग करती है तो बोल सकता हूँ, सुना मेरी बात, नेक्स्ट सुनो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उसको तुमको कम अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ज़्यादा मिली, दोनों तो रिटर्न पास कर गया है, दोनों रिटर्न पास कर गया है, तो अपॉर्चुनिटी में डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं? ये एक बार समझे, ठीक है। दूसरा बिंदु पे आते हैं, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी,
मतलब इसका डिग्निटी का मतलब इंडिविजुअल यूनिटी ब्रदरहुड, भाईचारा। भाषा बनाने वाला भी कैसा कैसा भाषा, भाईचारा भी बनाता है। ऐसा होता है। फ्रेटर्निटी का माने में जाओगे तो उसका मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा है ही नहीं है। क्योंकि बहन लोग झगड़ा करती है ना। उसी तरह देखोगे, मैं हिस्ट्री पढ़ाता था तो हमेशा लिखा रहता था कि हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो हमेशा लिखा रहता इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। औरत कहाँ गई? इसीलिए अब मैं लिखता हूँ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना? और रेडी कर देंगे आप। यहाँ देखो फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाईचारा बना के कोई वर्ड ही नहीं है। तो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी सबसे पहले यहाँ लिखने के स्टाइल मेरा देखो, मैं लिखता हूँ इसको सीओ ना, इसका मतलब सब जानते हो। इसको मैं वर्ब बनाता हूँ, ये और एस देखो, ठीक है। ये आई बनाता हूँ एस्योरिंग, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। एस्योरिंग, एस्योरिंग द डिग्निटी, द डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, individual and assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation. Word and to promote among them all, and to promote among them all. सिर्फ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को करना ही नहीं है प्रैक्टिस, उसको प्रमोट भी करना है सभी लोगों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ लिखो फ्रेटर्निटी और assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ब्लैंक फेस रहता है, समझ में आती है बात? क्या समझ? सेकंड क्लास तुम्हारा चल रही है प्रियंबल का, बोलो सेक्युलरिज्म के बारे में बोलो तो थोड़ा। आप बोलो। मेरी लेक्चर को रिपीट कीजिए, आगे आप वैल्यू एडिशन कीजिएगा तो और अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी किसी को उसको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में है सेक्युलरिज्म, ये हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में है, लेकिन कम्युनिस्ट कंटेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी, डिग्निटी को मैं कैसे बोलूँ? सम्मान तो है, सम्मान है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना, रिस्पेक्ट तो खुद अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, क्या है? उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड ये डिग्निटी, मान सम्मान, रुतबा कहते हैं इसको उर्दू में या कोलोकियल लैंग्वेज में, कोलोकियल का बंगाली में डिग्निटी को क्या बोला था? सम्मान। বুঝতে পারবে না কোশ্চেন করবে, আমি বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা খারাপ বলতে পারি, আর বাংলা লিখতেও পারি। क्या बोले? खराब खराब बांग्ला अच्छा बोले तो खराब भी खराब हो गया, देख लो बोलते उच्चारण मेरा पॉइंट नहीं है, ठीक है। और कभी सिखाती नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है आपका टूटा फूटा लैंग्वेज। अच्छा
से चलो ठीक है। यूनिटी, ये डिग्निटी जो है अपने आप में एक वर्ड है, मतलब बहुत सम्मानित वर्ड है। हर एक उनका डिग्निटी है, मेरा डिग्निटी है, जो झाड़ू दे रहा है उसका डिग्निटी है, सबका डिग्निटी है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसका भी डिग्निटी है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू दे रहा है उसका कोई डिग्निटी नहीं है। क्या लिखा हुआ? इंडिविजुअल लिखा है, यानी हर एक व्यक्ति का डिग्निटी है। ये तो हम ना समझ रहे, ये ना हमारा सोशल क्या बोलते हैं इलनेस है कि हम एक झाड़ू देने वाले का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुन्ना भाई MBBS आके करता है ना, वो करता है भाई, गला मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक इंसान की डिग्निटी है, ठीक है, इंडिविजुअल का। यहाँ तक एक सेंटेंस वेरीफाई एश्योर करना है। फ्रेटर्निटी सिर्फ ऐसी बोल दिया, फ्रेटर्निटी नहीं, भाईचारा ऐसे ही भाईचारा नहीं बदल, इसको एश्योर करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे सिटीजन्स और वी के अंदर इसको एश्योर बनाना है, यकीनी बनाना है, कंफर्म करना है। सिटीजन्स और वी के बीच में दरमियान इसको यकीनी बनाना है, ऐसे ही नहीं बोलना। एश्योर वर्ड बनाने का एक वजह यही था, इसलिए मैं लिखा उसको बहुत स्टाइल करके, पहले श्योर लिखा, फिर वर्ब बनाया, फिर उसको कंटिन्यूअस सेंटेंस में बनाया। तो उस डिग्निटी को एश्योर करना है, छोड़ना नहीं है। झाड़ू वाला भाग, ऐसा नहीं, सम्मान दोस्तों, तो झाड़ू वाला अंकल अच्छे से झाड़ू दीजिएगी, अगर नहीं काम करे उनको भी अच्छे से बोलना। तो डिग्निटी जो है इंडिविजुअल। अब यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जब डिग्निटी दे क्यों बोला है? डिग्निटी प्रियम्बल में जब तुम किसी को ना मान सम्मान इज्जत देते हो तो उन लोगों के आपस में ना इकाई बनती है, यूनिटी बनती है। अगर तुम सम्मान नहीं दोगे तो दोबारा तुम्हारा मुंह नहीं देखने आएगा, यार बहुत बदमाश है। लेकिन सम्मान दोगे तो आके तुमसे नमस्ते सलाम सब करेगा, तो उससे क्या हो रहा? यूनिटी हो रहा, डिग्निटी होगा। अब यूनिटी जब होगा तो यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन होगा। वहाँ तो मैं एक समझाने के लिए बताया था कि जो सोचो, जो बोलो और जो करो एक लाइन होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, ये भी सही बात है, लेकिन कागज पे है, ठीक है, कागज पर है। इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से और इंटीग्रेटेड है, देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायरार्की है, इसको ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है हमारी इंडियन जुडिशियरी। वो बताऊंगा आगे, बहुत बड़ा चैप्टर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये लाइन से चलवा, 2 दिन तो लगा दिया मैं प्रियम्बल में। क्या बोला मैं? अब ये इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो यूनिटी जो आएगी उससे क्या होगा? देखोगे यूनिटी में आएगी कैसे? अब यहाँ पे इंडिया है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, उनको इंटीग्रेट करने का यही एक जरिया है कि आप डिग्निटी, मान सम्मान देते चलो एक दूसरे को। तब ये आपस में जब यूनाइटेड होंगे तो देश भी इंटीग्रेटेड होगा। अगर देश में सिर्फ एक ही रेस के, एक ही नस्ल के लोग होते तो वहाँ इंटीग्रिटी वर्ड लगाने का यूज नहीं होता, समझ रहे? एक ही भाषा के लोग होते तो वहाँ इंटीग्रिटी सिर्फ हो जाता यूनिटी ऑफ द नेशन। क्या होता? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड नहीं लगा था, इंटीग्रिटी वर्ड इसीलिए लगा रहा कि डिग्निटी से यूनिटी और यूनिटी से फिर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कितने लोगों को, हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ नहीं आया? ये समझ में आया सबको? यहाँ एक पैरा बनाना, इन आवर यहाँ से बनाना, ठीक वी के नीचे से, इस वी के नीचे यहाँ एक पैरा बनाना। मैं बोल रहा हूँ उतना नीचे से इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हर क्लास से दूसरा क्लास का वर्सन अलग हो जाता है ना मेरा।
देखो कि लास्ट क्लास में कुछ कुछ पढ़ाया रहता हूँ, फिर उसी चीज़ को फिर पढ़ाता हूँ, वो नहीं पढ़ाता हूँ, दूसरा पढ़ा देता हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, से मीनिंग तो एक ही रहता है, बोलना तो एक ही चीज़ है। बहुत ज़्यादा इधर हैंग कर रहे हैं, टीवी जीवी सब हो गया। ये लिखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉमा दिस 26th day of November कॉमा is 1949 comma do space hereby constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby give do hereby adopt, enact and give do hereby adopt, enact and give ourselves to ourselves this in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. कौन किसको दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? हम ही है। ठीक है, अडॉप्ट मतलब ग्रहण करो, ठीक है, ग्रहण करना, ग्रहण करो। इनैक्ट मतलब लागू करना, ठीक है, गिव मैंने देना। ये कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 जनवरी को इसी यहीं से बना है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस संस्था का नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी इज अ पार्ट ऑफ दैट संस्था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ लिखा हुआ देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आ रही है क्या मदद है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये बना था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ये बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये माउंटबेटन ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उसमें झमेला हो रहा था कि पाकिस्तान बनाओ इंडिया बनाओ, पाकिस्तान बनाओ इंडिया बनाओ, लेकिन लास्ट में ये एक यूनाइटेड इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। बार बार झमेला होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की बना। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो जमीन और बिल्डिंग है यही हमारी पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का वो अलग से बना दिया था, नहीं, पाकिस्तान का बाद में बना, लेकिन इसमें कुछ दिन तक था वो, फिर नहीं, फिर अपना अलग कर दिया, क्योंकि उनको भी अपने देश का कानून बनाना था। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्लियामेंट है यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इसमें भी इलेक्शन होता था, वहाँ हिस्ट्री में चले जाते बताऊँ। आज का जो पार्लियामेंट चेंज होता रहता, पहले तो इसका शक्ल जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद क्या 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 बना दिया, विस्टा में क्या बन गया है, ऐसा कुछ बन गया है ना। विस्टा का क्या नाम दे दिया उसको, कोई ट्रायंगल से, हाँ, उसी टाइम का वही जमीन है, उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं।
इलेक्शन कब हुआ था फर्स्ट टाइम? 1951 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इसको अच्छे से गूगल में जाके प्रियम्बल ऑफ इंडिया देखो, सर्च करो, सर्च करो, देखो गूगल में सर्च करो प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल पे क्या मतलब वो सिटीजंस तक है या वो उसके नीचे भी? नीचे पूरा यहाँ तक है, कॉन्स्टिट्यूशन तक है, कॉन्स्टिट्यूशन तक। ये नीचे जो लास्ट पूरी है वो भी सर ये प्रियम्बल कैसे बोल सकते हैं? मतलब सिटीजन के बाद से वो जस्टिस सोशल इकोनॉमी ये भी बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, सुनो। We the people of India, we the people of India, having solemnly resolved, फैसला कर लिया, resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political. September, ACP. ठीक है, सितंबर ACP, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद बोलेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैक्ट एंड वर्शिप, ऐसे बोलना है। फिर बोलना है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, पॉज देना है। फिर एकदम स्ट्रेस देना, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual, purpose and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt 1949. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby, यहाँ, hereby मतलब यहाँ, do मतलब जरूर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जाओ है तो मस्ट का सेंस देता है डू। आई डू, मैं जरूर जाऊंगा वहाँ, समझ रहे हो? ये भी एक ग्रामर है इंग्लिश का। तो डू जरूरी का सेंस पैदा करता है, नेसेसरी का सेंस पैदा करता है। तो वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. याद, नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, मेरे से अच्छा याद कर लो, अच्छे से करो, बड़े अच्छे से करो, ठीक है। ए लड़की उसको पढ़ो, बोल पढ़ो इसको, हंसते क्या बात है? क्या है, तुम्हारे वजह से सभी लोग हंस देंगे, अच्छी बात है ना। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and need to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तुम बोलो, देख कर We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and secure to all its citizens. Justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we will adopt, enact, and give our तुम बोलो। We
justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them all, among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. गुड, इसका फ्लो बहुत अच्छा था, तुम्हारा फ्लो अच्छा था, तुम्हारा भी फ्लो अच्छा था। पढ़ो तो आप। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सबसे अच्छा फ्लो कैसे? तुम बोलो। बहुत बोलते हो, अभी बोलते नहीं पाते। बहुत बोलते हो। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. गुड 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 फ्लो है। ठीक है, ये तो ये है। अब इस पे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, ये जस्टिफाइएबल है कोर्ट में या नॉन जस्टिफाइएबल है? जो नॉन जस्टिफाइएबल है, नॉन जस्टिफाइएबल का मतलब क्या होगा? अनजस्टिफाइएबल, अनजस्टिफाइएबल इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल सबस्टेंस पॉलिसी, वो भी अनजस्टिफाइएबल है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का है वो, क्योंकि वो डायरेक्टिव है, वो डायरेक्टिव बोला गया है, मेंशन किया गया है, वो लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उसको नहीं पालन करने से, नहीं फॉलो करने से भी आपको कोर्ट में, जेल में नहीं डाला जाएगा। इसका मतलब हुआ जस्टिफाइएबल, अनजस्टिफाइएबल। ठीक है, बोलता है अनजस्टिफाइएबल नहीं, जस्टिफाइएबल, नॉट जस्टिफाइएबल, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। कौन सा इसमें जस्टिफाइएबल है, कौन सा इसमें जस्टिफाइएबल नहीं है। एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जो है आइडिया कि हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किसने दिया था? कौन बोला? तो एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, इसके पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं था। एम.एन. रॉय ने ऑफिशियली डिमांड किया था। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो डिमांड किए थे, क्योंकि वो सोवियत रूस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये आइडिया सबसे पहले उन्हीं का दिया हुआ था। ऐसे भी एक बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू भी प्रियम्बल के धन पर ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत पहले दिए हुए थे। मतलब ये उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले और उसके अंदर भी बाद में फिर उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इवॉल्व करके ये प्रियम्बल का नाम दिया गया। तो देने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो समझ में आई या नहीं आई, हाँ क्वेश्चन आंसर होगा इसी पर, बंद कर दीजिए।